है। जी हां, ये कर दिखाया है उन्होंने। अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कड़े मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त दी है। अमेरिका में 132 साल बाद इतिहास बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अंतराल पर फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने कुल 538 इलेक्टोरल वोट में से बहुमत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट्स को की जगह 277 वोट हासिल कर लिए। उनके साथ इस चुनावी मैदान में खुद को आजमाने उतरी उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस ने टक्कर तो दी, और आपको बताएं, लेकिन वो 224 पर आकर के अटक गई, यानी कि यहां सिमट गई है। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और आपको बताया कि नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण एक तयशुदा तारीख को होता है, लिहाजा ट्रंप भी 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अब आगे 75 दिन में क्या क्या होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो पहला चरण आपको बताएं कि सभी राज्यों की वोटों की गिनती के बाद निर्वाचन अधिकारी नतीजों का ऐलान कर सर्टिफिकेट बांटेंगे। दूसरा चरण क्या होगा वो बता रहे हैं। राज्यों के गवर्नर अपने यहां चुने गए जो इलेक्टर्स के सर्टिफिकेट्स हैं ऑफ एनसेंटमेंट का साइन करेंगे, और इसकी डेडलाइन 11 दिसंबर है। इसकी कॉपी अमेरिकी कांग्रेस में भेजी जाएगी। तो वहीं तीसरा चरण होने वाला है कि दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार के बाद वाले मंगलवार को सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में मिलते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। इस बार यह तारीख 17 दिसंबर को पड़ेगी। चौथा चरण क्या होगा वो देखिए। दिसंबर महीने के चौथे बुधवार तक सभी वोट अमेरिकी कांग्रेस एक पहुंच जाने चाहिए। इस बार ये तारीख 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन पड़ रही है। पांचवा चरण क्या होने वाला है देखिए। 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस में सभी इलेक्टोरल वोटों की गिनती की जाएगी और इसी के आधार पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। छठा चरण क्या होगा। 20 जनवरी 2025 को यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, यानी कि समारोह होगा, यानी कि कार्यक्रम होगा। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी 4 तस्वीरें साझा करते हुए भारत के अमेरिका के रिश्ते की प्रगाढ़ता को बनाने और उसे और ज्यादा आगे ले जाने की उम्मीद जताई है। वैसे विचारों के मामले में भी मोदी और ट्रंप लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो ट्रंप भी अमेरिकन लोगों से यही कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। इसके अलावा दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है और दोनों नेताओं के बीच एक घनिष्ठ संबंध की बानगी भी एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में यह नजर भी आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी और यह किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सामने बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी और इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। अब आगे देखिए कि भले ही ट्रंप और मोदी की सोच मिलती जुलती हो, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल और दोस्ती का इम्तिहान होना है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसीज किस तरह से है, क्या कुछ है। तो ट्रंप भारत को इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में एब्यूजर मानते हैं। जाहिर है ट्रंप की ये सोच अमेरिका को ध्यान में रख करके ट्रेड पॉलिसी को बढ़ावा देने वाली हो सकती है। ऐसे में भारत की आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। ट्रंप मानते हैं कि ब्राजील, चीन और भारत इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में सख्त है। चीन से सप्लाई चेन शिफ्ट करने पर अगर ट्रंप जोर देंगे तो यह बहुत मुमकिन है और इसका फायदा भारत को मिलेगा। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी पर ट्रंप का रुख मायने रखेगा। इसी के साथ चलिए आपको यह भी बताएं कि रक्षा क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत अमेरिकी संबंध के लिहाज से खासा अहम है। तो क्या कुछ है देखिए। चीन के मसले पर ट्रंप और भारत की सोच लगभग एक जैसी है। चीन की विस्तारवादी सोच का अमेरिका धूर विरोधी रहा है। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत किया गया था।
चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच में अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री, साथ ही टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। इन सब के अलावा देखिए, प्रोफेशनल्स या फिर अमेरिका जाकर के जॉब करने वालों के लिए ट्रंप सरकार की नीतियों को लेकर के भारत उस पर निगाह रख रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, इमिग्रेशन बहुत बड़ा इस बार मुद्दा रहा था, तो इमिग्रेशन और H-1B जो वीजा पॉलिसीज है, इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियां, खासतौर से विशेष रूप से अगर हम बात करें, H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका में जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ा कठिन जरूर हो जाएगा, तो साथ ही जो भी क्षेत्र भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर है, उन पर प्रभाव पड़ सकता है। और देखिए, आगे चलिए हम बताते हैं कि अमेरिकी चुनाव के बाद अब चलिए हम बात यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी करेंगे, जहां पर हर पार्टी जीत को अपना जीत के लिए जो है प्लान तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में देखिए कि क्या कुछ यहां पर होने वाला है। तो महाअघाड़ी ने अपनी तरफ से एक तैयारी कर रही है, और वहीं अगर हम महायुति की भी बात करें तो उनकी भी तैयारी चल रही है। महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 5 गारंटी जो है वो रखी गई है, यानी कि 5 गारंटी लोगों के बीच में दी गई है, जिसमें युवा, किसान, महिला, बेरोजगार सबको ध्यान में रखा गया है। इन सबके साथ जातीय समीकरण साधने के लिए जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर के लोक लुभावन वाले वादे भी किए गए हैं। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के तमाम नेता इसमें मौजूद रहे, और उन सबके विचार को यहां पर रखा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में दी गई 5 गारंटियां कौन कौन सी है, और इसको लेकर के डिटेल हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये हम यहां पर आपको डिटेल दिखा रहे हैं महाविकास अघाड़ी, जिसमें आज इसको बनाने के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो शामिल थे। 25 लाख का आरोग्य बीमा यहां पर रखा गया, यानी 5 महत्वपूर्ण गारंटी। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। जातीय जनगणना 50% आरक्षण यहां दिया जाएगा। किसानों का 3 लाख तक का जो कर्ज है वो माफ करने की बात है। तो युवाओं को हर महीने 4,000 बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। एक बार फिर से दिखाते हैं, 25 लाख का आरोग्य जो बीमा है वो यहाँ पर देने की बात रखी गई है। तो 5 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो गारंटी है वो किया गया है। महिलाओं को यहाँ पर जो है हर महीने 3,000 रुपए देने की बात की गई है। इन सबके साथ देखिए, जातीय जनगणना 50% आरक्षण की सीमा हट जाएगी। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज जो है वो माफ करने का वादा यहाँ पर किया गया है, और युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये कई ऐसे वादे हैं जो यहाँ पर किए गए हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों गठबंधनों में विचारधारा की लड़ाई है। सुनिए क्या कुछ कहा। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। तो आपने यहां पर सुना राहुल गांधी को। वहीं महाविकास अघाड़ी ने अपने पत्ते तो खोल दिए हैं, लेकिन उससे पहले ही सत्ताधारी गठबंधन महायुति ने भी मैनिफेस्टो का ट्रेलर जारी कर दिया है।
सीएम एकनाथ शिंदे ने महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने विजन महाराष्ट्र @2029 का भी ऐलान किया है, जिसमें कई वादे उन्होंने किए हैं जिन्हें सरकार बनने के 100 दिनों के बाद ही वादों को पूरा किया जाएगा। ये भी एक वादा यहां पर किया गया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो है वो मौजूद रहे हैं। चलिए, महायुति का पूरा मैनिफेस्टो अभी आना बाकी है, जिसमें कई लोक लुभावन वादे किए जा सकते हैं जिसे जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैनिफेस्टो का एक ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है जिसमें महिला, किसान, युवाओं पर खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जोरदार प्रचार भी किया जा रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ की रैली खूब चर्चा में है। यूपी, झारखंड के बाद महाराष्ट्र में भी उन्होंने एक है तो नेक है का नारा यहां पर दिया है, जिसके बाद बटोगे तो कटोगी की एंट्री यहां पर हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा का भी मुद्दा उठा दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में बजरंगबली के नाम की भी एंट्री हो गई है। जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद महाराष्ट्र में ये दो मुद्दे तो जुड़ ही गए हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन महाअघाड़ी पर भी जोरदार हमला बोला है। महाअनाड़ी गठबंधन उन्हें बता दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भी चर्चा हो रही है। चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है, और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की, मर्यादाओं की चिंता न हो। तो चलिए, वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर के दोनों ही गठबंधन जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। हर गठबंधन अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
इसी के साथ आपको बताया कि 5 अगस्त 2019 को लेकर के यहां पर अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर के सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वापसी का प्रस्ताव सदन में पेश किया है। उसके बाद जो हुआ वो देश का इतिहास बन गया है। जम्मू कश्मीर को मिला विशेषाधिकार खत्म हो गया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो खत्म करते हुए आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश उसे बना दिया गया है, जिसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस बात का जो गुरेज है वो 5 साल उसको गुजरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए 10 साल हो गए। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है और कांग्रेस के सहयोग से बनी सरकार के बाद ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली जो है वो हो सकती है, उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसे लेकर के चुनाव में वादा भी किया गया था। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी है। विधायक वेल में जाकर के नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा भी तैयार कर लिया और उसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़ करके हंगामा किया है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इन सब के बीच में बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर के जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और यह भी कहा गया है कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती है। कश्मीर के शांति और भाईचारे के दुश्मन हैं। एक बार फिर इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि जम्मू की जनता ने जो 370 के खिलाफ जो एक मैंडेट 26% से ज्यादा वोट शेयर देकर के इस विधानसभा चुनाव में भेजा है, उसका बेइज्जती करते हुए आज जो रेजोल्यूशन लाने का काम और उसको पास करने का काम उमर सरकार ने किया है, इसको जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त समाज, जम्मू के देशभक्त समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। यह जम्मू कश्मीर की पहचान है, कल्चर है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है, तो वहीं भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर के यहां तक प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि ये बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रख करके की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, साथ ही पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने इसका समर्थन किया है। आपको बताया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सरकार को इसमें और अधिक स्पष्टता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा से अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है और इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने लोगों की आवाज को बुलंद किया है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 के खात्मे को पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया है, बल्कि सिर्फ संवाद की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि पीडीपी का मानना है कि अनुच्छेद 370 के निष्कासन को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो
एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। और इंडिया बोल